जिन पटवारी और गिरदावरों ने इस स्टेट लैंड को, इस खालसा सरकार को, काचराई को बेचा है, जो लूटा है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई आदमी कत्ल करेगा और कहेगा मैं पैसे देकर छूट जाऊंगा, वो नहीं हो सकता है। जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, उस बिल्डिंग को रहने का वहाँ पर कोई हक नहीं है। 30 साल से इसका कब्जा, भाई सरकार की जगह पर कौन सा कब्जा होता है? नहीं होता है। LB6 सारे कैंसिल हो चुके हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ अफगानिस्तान बनाया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने इतनी जगह सारी बेच दी, पूरे जम्मू कश्मीर को बेचकर आपने कहा था रोशनी एक्ट के साथ यहाँ पावर प्रोजेक्ट लगेंगे। कहाँ पर एक भी पावर प्रोजेक्ट लगा? एक भी पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा। इस समय गुपकार गैंग सारा इकट्ठा हो चुका है। ये सारी पार्टियां इकट्ठा हो चुकी हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं मिलती है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, ये सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। क्यों इकट्ठे हो चुके हैं? सिर्फ बीजेपी से डरते हैं। पहले बीजेपी को ये कुछ मानते नहीं, अब इनको लगता है बीजेपी को हुकूमत बनाएंगे, इसलिए इन्होंने एक गठजोड़ किया है। लेकिन इनका गठजोड़ है वो झूठ के ऊपर बुलंदा खड़ा है। जब राहुल गांधी जी लाल चौक के अंदर तिरंगा फहराने के लिए गए तो ये पार्टियां कहाँ थी? सब भाग गए। क्यों नहीं आए उनके साथ? उन्होंने 30 पार्टियां श्रीनगर के अंदर बुलाई और 4 पार्टियां उनके साथ सारी आई। ये जो अपोजिशन है, जो इनका गठजोड़ है ना, ये सिर्फ हवाई है। ये सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए गठजोड़ कर रहे हैं। बाकी इनमें कोई ताकत नहीं है, इनमें कोई दम नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 50+ का पार करेगी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, और अपने काम के भरोसे हम 50 पार करेंगे। इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। कुछ दिनों से एक अफवाह फैल रही है, सोशल मीडिया पे भी लोग पोस्ट कर रहे हैं कि जो भी लोग स्टेट लैंड पे काबिज, स्टेट लैंड के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी आ रही है। क्या पॉलिसी है? 5 मरले से 15 मरले तक गिरदावरी और इंतकाल उसी रकबे पे होगा। इसी पे बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बीजेपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन सुनील गुप्ता जी। गुप्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद जी। गुप्ता साहब, क्या ये पॉलिसी आने वाली है या एक अफवाह ही है कि 5 से 15 मरले तक लोगों को ज़मीन दी जाएगी? मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि जब ये कानून आया तो उसी समय हमने संघर्ष शुरू किया। तो हमने कहा था कि जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको इसमें ना किया जाए। जो बड़े लैंड ग्रैबर हैं उनको छोड़ा ना जाए। तो मैं समझता हूँ कि जब हमने अपनी बात दिल्ली तक पहुँचाई, दिल्ली के माध्यम से, जम्मू कश्मीर के माध्यम तक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने, सुनील शर्मा जी ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, इन सब ने जब हमारे अपनी बात रखी तो हमारी बात वहाँ पर मानी गई। और मैं समझता हूँ कि ये 1 मरले से लेकर 15 मरले तक जिसके रेजिडेंशियल हाउस बने हैं, या जिसकी एक दुकान पर कहीं बनी है, जिसका वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, तो ये हमें आश्वासन दिया गया कि उसको कोई छेड़ेगा नहीं। इतना ही काफ़ी नहीं था, तो हमने कहा था इसके लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए, और जिन लोगों के पास जो जगह है उनको वहाँ पर रेगुलराइज किया जाना चाहिए। क्योंकि इसमें सबसे जो बड़ी बात है, बात यही है कि जो लोगों ने वो जगह खरीद कर उस पर अपनी कंस्ट्रक्शन की है। उस समय जिन लोगों ने बेची है, वो चाहे बड़े लोग थे, चाहे कोई भी लोग थे, गरीब आदमी ने अपनी जगह लेकर बनाया, उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। इसके लिए सरकार मान गई है। इसके लिए जल्द ही एक हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, डॉक्टर अरुण मेहता साहब, उन्होंने कहा भी इसके लिए हम पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। जो लोग गरीब हैं, उनकी जो जिस जगह पर वो रह रहे हैं, उनको रेगुलाइज किया जाएगा, उनको वहाँ पर रहने का पूरा हक दिया जाएगा। अगर आपने देखा होगा कि कल ही भारतीय जनता पार्टी ने एक नई डिमांड उठाई है कि जिन पटवारी और गिरदावरों ने इस स्टेट लैंड को, इस खालसा सरकार को, काचराई को बेचा है, जो लूटा है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी भी डिमांड है। इसके माध्यम से हमने एक और डिमांड रखी है, जो हमने बात की है, मैं उसकी बात के भी यहाँ पर जिक्र करूँगा। जैसे गांव के अंदर है, एक आदमी ज़मींदारी कर रहा है, उसके पास 5 कनाल या 10 कनाल एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो उसी के पास रहने दी जाए। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए, ना वो उसको बेच सकता है, ना उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकता है। कम से कम जो गरीब आदमी है, जिसके ऊपर उसका गुजर बसर है, वो उसी के पास रहनी चाहिए। ये सारी बातों की एक डिस्कशन चल रही है, और मुझे लगता है कि सरकार गरीब आदमी के लिए ज़्यादा सोच रही है, और गरीब आदमी को इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपने देखा होगा पिछले काफ़ी दिनों से, जब स्टार्टिंग में ये कानून आया तो एक प्रोटेस्ट शुरू हुए, हमारे पुंछ के अंदर भी शुरू हुए, सुरनकोट, मेंढर, मंडी, हर जगह प्रोटेस्ट किए गए, पॉलिटिकल पार्टियों ने किया। लेकिन आज लोगों को यकीन आ गया है कि गवर्नर साहब ने जो कहा है, डॉक्टर अरुण मेहता साहब जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने जो कहा है, आज कहीं भी कोई प्रोटेस्ट नहीं है। जो जम्मू के अंदर मिल्क मार्केट के अंदर पथराव हुआ, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। जो लोग अपनी जगह बचाने के लिए लगे हुए हैं,
उन्होंने इस पथराव को कराया और बेगुनाह लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके और उनको नॉमिनेट किया। मैं समझता हूँ कि लोगों को जिस तरफ ले जाओ वहाँ लोग वहाँ चले जाते हैं। रविंदर रैना जी ये कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, सबसे बड़ी फिशेज वही हैं, उन्हीं के पास सबसे बड़ा रकबा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अगर आप नीडो होटल गया तो वो शेख अब्दुल्ला जी का खानदानी होटल है। पीडीपी के बड़े बड़े जो लीडर हैं, इसमें बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े लीडर हैं जो सारे इन्वॉल्व हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए इस प्रोटेस्ट को करा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से कहूँगा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, लोगों के साथ हम खड़े हैं। गरीब आदमी के साथ हम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर जो लैंड ग्रैबर है बड़ा, क्या उस पर भी कार्रवाई होगी या वो बच जाएगा इसमें? कैसे बचेगा? डॉक्टर अरुण मेहता जो चीफ सेक्रेटरी साहब है, जो उनका बयान अगर आपने सुना होगा, जो उन्होंने डीसीज की मीटिंग के माध्यम से कहा, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बचेगा। अब उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें सरकार के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये ड्राइव जो है वो अब ख़त्म होने वाली नहीं है। ये 1 महीना चल सकती है, 2 महीने चल सकती है, 6 महीने चल सकती है। ये जितनी बड़ी फीस है, देखिए ड्राइव ऐसे चली है कि हर आदमी को नोटिस दिया गया, उसको टाइम दिया गया है। उन्होंने कहा जिसके पास कागज़ हैं वो कागज़ लेकर हमारे पास आओ, अगर जिसके कागज़ सही होंगे तो उसको कोई नहीं छेड़ेगा। जो एमजी एक्टर पर कानून का डंडा चला है, उनको जब टाइम दिया गया, जब वो नहीं आए तो उन्होंने उससे पहले ही वो अपना शोरूम खाली कर दिया। इसका मतलब है अगर आप देखेंगे बड़े बड़े लीडरों ने जो जगह खाली की है, जो उनकी जगह खाली हुई है, इसका मतलब क्या है कि उनके पास कागज़ नहीं थे, वो इलीगल जगह थी। उन्होंने चुप रात के अंधेरे में वो जगह खाली कर दी अपनी बदनामी से बचने के लिए। चीज़ में और समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से जम्मू में मॉल तोड़े गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तोड़ी गई, क्या सरकार उनसे पैसा नहीं ले सकती थी? उन पर टैक्स डाल के पैसा नहीं ले रही थी? कहीं जो दूसरी पार्टियां वो कह रही हैं कि बीजेपी करना क्या चाह रही है, किस तरह की यहाँ पे ये पॉलिसी ला रही हैं कि जिससे पैसा अगर इनको जनरेट करना था तो पैसा उनसे जनरेट होता, क्योंकि टैक्स डाल के वो पैसा ले सकते थे जो डेवलपमेंट में यूज़ किया जा सकता था। लेकिन तोड़ के ना बीजेपी को कोई फ़ायदा है ना आवाम को कोई फ़ायदा है। भैया जी, इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? ये गवर्नर रूल है, गवर्नर साहब का काम है। लेकिन जिस लोगों ने, अगर आपने पिछले दिनों नोएडा के अंदर देखा होगा कि जो इलीगल बिल्डिंगें थी जिनको बारूद लगाकर गिराया गया, इसका मतलब कोई आदमी कत्ल करेगा और कहेगा मैं पैसे देकर छूट जाऊंगा, वो नहीं हो सकता है। जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, उस बिल्डिंग को रहने का वहाँ पर कोई हक नहीं है। दूसरा, डॉक्टर अरुण मेहता साहब ने एक और बात कही है, जो ज़मीनें खाली होंगी उनको हम पोर्टल पर चढ़ाएंगे। जैसे गांव के अंदर प्ले ग्राउंड नहीं है, वहाँ प्ले ग्राउंड बनेगा, वहाँ अस्पताल नहीं है, अस्पताल बनेगा, वहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल बनेगा। जो गवर्नमेंट की चीज़ें जो गाँव वालों के काम आ सकती है वो बनेगी। इसलिए ये जगह किसी के पास नहीं रहने वाली है। ये जो अगर पुंछ की जगह, तो वहाँ पुंछ की डेवलपमेंट के लिए चीज़ बनेगी। मंडी के अंदर अगर डिग्री कॉलेज बनना था तो हमें कितनी बड़ी परेशानी आई। अगर आज मंडी के अंदर कोई चीज़ आ जाती है तो हमारे पास कौन सी जगह है? अगर हमारे पास जगह होगी तो हम और प्रोजेक्ट ला सकते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला सकते हैं जो हमारे बच्चों के आने वाली हमारी जनरेशन के काम आएंगे। इसलिए ये भी कहना गलत है कि जो आदमी कत्ल करेगा और उसके बाद कहेगा मैं पैसे देकर छूट जाऊं, ये बड़ी गलत बात है। दूसरे लीडर जो दूसरी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी के जो गवर्नर एलजी साहब बैठे हैं इस वक्त, अगर वो कोई कानून लाते हैं तो उनके लिए बीजेपी कहती है कि ये हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ये हमने तो कानून लाया नहीं। अगर एलजी साहब कोई अच्छा कानून लाते हैं तो बीजेपी उस पर कहती है कि हमने ये कानून लाया, ये कानून सारे हमारे, एलजी साहब हमारे। देखो, ये जो एंटी अक्रोचमेंट ड्राइव आई, ये हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद आई। हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें रिलीफ देना बंद कर दिया। जैसे ये कानून आया, गरीब के लिए कानून आया, तो हमने आवाज़ उठाई। तो जो जैसे अगर ये कानून बड़े लोगों के ऊपर डंडा चलता है तो हम कानून के साथ हैं। हमने कहा हम कानून के साथ हैं। जिन लोगों ने यहाँ रोशनी एक्ट के तहत 28 लाख करोड़, 1000 करोड़ रुपए के लूट और खसूट और घोटाला किया, तो उनको माफ़ नहीं करना चाहिए। हम उस कानून के साथ खड़े हैं। हमने कब कहा हम इस कानून के साथ नहीं खड़े हैं? लेकिन बशर्त ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो रोजी रोटी कमाने वाले मजदूर गरीब तबके के लोग हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हमारी पूरी पार्टी उन गरीबों के साथ खड़ी है, हम अमीरों के साथ नहीं खड़े हैं। हम इस कानून के साथ खड़े हैं। शर्त हमारी यही है कि गरीब के ऊपर डंडा नहीं चलना चाहिए। जिन लोगों ने लैंड ग्रैबिंग की है उनके ऊपर डंडा भी चलना चाहिए और जगह भी खाली होनी चाहिए। हम सरकार के साथ खड़े हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ अफगानिस्तान बनाया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने इतनी जगह सारी बेच दी, पूरे जम्मू कश्मीर को बेचकर आपने कहा था रोशनी एक्ट के साथ यहाँ पावर प्रोजेक्ट लगेंगे। कहाँ पर एक भी पावर प्रोजेक्ट लगा? एक भी पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा। आप मुझे बता दो, इस लैंड ग्रैबिंग के अंदर किसी एक गरीब को भी कोई फ़ायदा हुआ? गरीब ने तो जगह खरीद कर ली है, किसी एक गरीब को भी फ़ायदा हुआ? ये सिर्फ अपनी रोटियाँ सेकने के लिए ये जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, ये जो लोग हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए, फेस सेव करने के लिए लोगों को बता रहे हैं कि हमने आपके लिए बोला है। ये लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये गरीब अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जगह को बचाने के लिए, अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए बोल रहे हैं। एक आपने शब्द इस्तेमाल किया, लैंड ग्रैबर और क्रोचर्स।
गुप्ता साहब, एनक्रोचर्स कौन लोग हैं? क्या रोशनी एक्ट और S-432 कानून ना था? जब रोशनी एक्ट कानून लाया गया तो उसमें ये प्रावधान था कि 28 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया जाएगा, जिसके पास जो जगह है वो आज के रेट के ऊपर से वो जगह खरीदी जाएगी, ताकि वहाँ पर पावर प्रोजेक्ट लगेंगे जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट होगी। इसके बरक्स हुआ, इसके उल्ट हुआ कि जब ये एक्ट लाया गया तो जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे, उस समय के डीसीज थे, बड़े बड़े पुलिस अफसर थे, बड़े बड़े आईजी थे, रिटायर्ड जजेस थे, और भी जो लोग थे, सभी ने उस जगह को एक्वायर कर ली, लीडरों ने सारी जगह एक्वायर कर ली और पैसा इकट्ठा हुआ 75 करोड़ रुपए। तो इसमें गरीब लोगों को ही लूटा गया ना भैया, उन लोगों का पैसा खाया गया। इसलिए सरकार जो रोशनी एक्ट है हाई कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है। गुप्ता साहब, एक चीज़ मैं और जानने की कोशिश करूंगा, जैसे दूसरी पार्टियां हैं या कई सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका ये कहना है कि आज ये कहा जा रहा है कि ये जो शिकंजा कसा जा रहा है बिग फिशेस पे है, इसके बाद गरीबों का नंबर है। ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप मुझे बताओ, जिस पहाड़ के ऊपर आदमी 2 मरले या 3 मरले में उसने उस मिलिटेंसी में अपनी जान बचाने के लिए मकान बनाया, उसको खाली कराकर सरकार क्या करेगी? मैं क्या कह रहा हूँ, वो जगह उसके पास रहेगी। सरकार को एक और पॉलिसी लानी चाहिए, उसको 10 कनाल, अगर वो 5 कनाल उस पहाड़ के ऊपर वो अपनी एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ अपनी फसल उगाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, तो वो जगह भी उसी के पास रहनी चाहिए। मकान की बात नहीं हम करें, हम कहते हैं जितनी जगह उसके पास है उसी के पास रहनी चाहिए। शर्त ये की होनी चाहिए, वो उस जगह, सरकार की जगह को बेचेगा नहीं और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, ताकि लोगों का रोटी रोजी का भी साधन बना रहना चाहिए। इतने लोगों को उजाड़ कर आप कहाँ ले जाओगे? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो लोग बात करते हैं वो आधी अधूरी बात करते हैं, वो भी खुलकर बात थोड़ी करते हैं। हर आदमी को इस समय कोशिश में लगा कि मेरी जगह बच जाए। भाई किसी की नहीं बचेगी। जो बड़े बड़े मिस्त्री वो जितना मर्जी बयान दे लें, कोई कहता है 30 साल से का कब्जा। भाई सरकार की जगह पर कौन सा कब्जा होता है? नहीं होता है। LB6 सारे कैंसिल हो चुके हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट के जब जो लोगों के इंतकाल कैंसिल हुए तो सरकार ने उनको दिया ना, जो रह रहे हैं वो रह सकते हैं ना, सरकार ने आपने कहा पॉलिसी कि दी है वो ना। पॉलिसी जो पहले कानून लाए थे वो कैंसिल हो चुके हैं। इसमें जो लोग पहले रिफ्यूजीज आए थे 1947 में, उस वक्त सरकार ने कहा कि जहाँ पे आपको जगह मिलती है आप बैठ जाएं। उन लोगों का क्या गलती है? फिर कानून लाया फॉर ये एक्ट, तो उसके बाद लोगों ने रेगुलराइजेशन के तहत ज़मीनें अपनी इंतकाल करवाई। आज बीजेपी ने कानून ये ख़त्म किया, तो इसमें गरीब लोगों की क्या गलती है? भाई आपको किसने कहा रिफ्यूजियों का उनसे हक छीना जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने रिफ्यूजियों को उनका हक दिया। हमारे जो परिवार हैं वो स्ट्रीम लाइन हुए, रजिस्टर्ड हुए। आज तक जो परिवार रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने रजिस्टर किया। गुप्ता साहब, उनका नाम तो लिस्ट में है ना कि वो भैया, एनक्रोचर्स हैं? बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं है। जो लोग बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। रिफ्यूजी के पास जो जगह है वो उसके पास अलाटेड ज़मीन है। उस अलाटेड ज़मीन को कोई भी दुनिया की ताकत नहीं छीन सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो जिन लोगों के नाम आए हैं उनके पास स्टेट लैंड होगी, वो अलग ज़मीन है, वो अलग मसला है। जो रिफ्यूजियों को जगह यहाँ नहीं मिली है। हिंदुस्तान के अंदर भी उस समय जो रिफ्यूजी आए थे उनको 40-40, 50-50 कनाल मिली है, जिसमें हमारे LK अडवाणी जी थे, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, बड़े बड़े लोग जो उधर आए उनको मिली है। इसके बरक्स जम्मू कश्मीर के अंदर उनको कुछ नहीं मिला है। जिन रिफ्यूजियों को जो जगह मिली है उसके वो मालक हैं। शर्त एक ही है कि वो भी अपनी जगह बेच नहीं सकते हैं, लेकिन उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं हिला सकता है। मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना वो थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, सिर्फ अपनी उस आड़ में अपनी स्टेट लैंड को बचाने के लिए करते हैं। इसलिए सारे लोग सच नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना। आज अगर बीजेपी कोई कानून लाती है, रेगुलराइजेशन पॉलिसी, आगे 10 सालों में या 15 सालों में कोई दूसरी सरकार आती है, उस कानून को कैंसिल कर देती है कि ये कानून नहीं चलेगा, गरीब लोगों को फिर से सड़क पे आना पड़ेगा। ये किस तरह की सरकारें हैं और किस तरह के कानून लाए जा रहे हैं जिससे आवाम परेशान है? भैया जी, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक व्यक्ति कोर्ट में गया, उसके पास स्टेट लैंड की कोई अलॉटमेंट थी और हाई कोर्ट ने उसकी वो अलॉटमेंट खारिज की। और हाई कोर्ट ने ये पूछा, जबकि जम्मू कश्मीर की सरकार के अंदर एक प्रावधान है, एक क्लास है जिसमें स्टेट लैंड कोई भी किसी को अलॉट नहीं कर सकता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे वो कैबिनेट हो। तो फिर यहाँ पर लोगों को अलॉट जगह किसने की? जबकि जम्मू कश्मीर का कानून है। अब जो रेगुलराइज पॉलिसी बनेगी उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जो पॉलिसी लोगों के लिए बनती है ना भैया जी, उसको कोई दुनिया की ताकत चेंज नहीं कर सकती। जो पॉलिसी मैंने आपको बताया ना रोशनी एक्ट के तहत लोगों के लिए बननी चाहिए थी, वो हम लोगों ने, लीडरों ने अपने लिए बनाई, तो इसलिए वो कैंसिल हुई ना। हाई कोर्ट ने देखा, LB6 और S-432 वो उस जगह का कैंसिल हुआ जो स्टेट लैंड और जो सरकार की जगह का उन्होंने कानून की बनाया हुआ था। वो उनको किसने पावर दी थी? सरकार की तो अब हुई ना, पहले भी सरकार की थी, अब भी सरकार की है।
इसलिए हमने फिर ये कानून किस लिए लाया? इसलिए हमने डिमांड किया है कि उन पटवारी और गिरदावरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने गलत इंतकाल और इंतकाल किए हैं, जो लोगों को गिरदावरियां करके दी हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब जैसे सुरंगकोट के अंदर पिछले साल फ्लड आया, आप भी गए थे कवर करने के लिए। फ्लड आया, जो हमारी वो नहर आती है उसके ऊपर 4 लोगों ने कब्जा करके उसको बंद कर दिया। अब 4 लोगों की वजह से पिछले 200 लोगों का घरों के अंदर नुकसान हो गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? वो 4 मकान क्यों नहीं टूटने चाहिए? उन लोगों को किन्होंने राइट दिया कि उस कस्सी के ऊपर कब्जा करके वहाँ पर बनाए? क्यों बनाए? इसका मतलब कोई पूछने वाला नहीं था। अब पूछा जाएगा। उन लोगों, अगर 4 लोगों की वजह से 400 लोग बचते हैं तो आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए? 400 लोगों को बचाना चाहिए, उन लोगों को रगड़ना चाहिए जिन्होंने बनाया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये जितने भी कानून हैं ये बिल्कुल सही है, कानून को गलत नहीं है, इसका हमने नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इसको गलत इम्प्लीमेंट नहीं। गुप्ता साहब, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? कब तक रेगुलराइजेशन पॉलिसी स्टेट के लिए, जो स्टेट रेंट पे उनके लिए आए? मेरा आपके माध्यम गरीब लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जिसके पास नोटिस आता है वो हमारे पास है, एमडीसी साहब के पास जाएंगे, तहसीलदार साहब के पास जाएंगे, उसकी पूरी मदद करेंगे ताकि उस गरीब को कोई परेशान ना करे। गुप्ता साहब, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं आज वो ये इल्ज़ाम ला रही हैं कि यहाँ पे इलेक्शन होना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोगों को भी इंतज़ार है कि यहाँ पे एक सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जम्मू कश्मीर में। लेकिन उन जो दूसरी पार्टियां, उनका ये कहना है कि बीजेपी डर रही है, क्योंकि बीजेपी का यहाँ से जम्मू कश्मीर से पता बिल्कुल साफ हो चुका है। अब की बार जो 50 का पार बीजेपी जैसे कह रही थी, वो सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए बीजेपी इलेक्शन यहाँ पे नहीं करवाना चाहती। मुझे उन लीडरों से सिर्फ एक ही बात आप पूछो कि इलेक्शन किसने कराना है? बीजेपी ने इलेक्शन कराना है या इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है? भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन के लिए तैयार होती है। आपने किसी एक पार्टी की कोई एक्टिविटीज़ होती हुई 1-2 साल से या 4 साल से तो मुझे बता दो। इस समय गुपकार गैंग सारा इकट्ठा हो चुका है, ये सारी पार्टियां इकट्ठा हो चुकी हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं मिलती है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। क्यों इकट्ठे हो चुके हैं? सिर्फ बीजेपी से डरते हैं। पहले बीजेपी को ये कुछ मानते नहीं थे, अब इनको लगता है बीजेपी को मत बनाएंगे, इसलिए इन्होंने एक गठजोड़ किया है। लेकिन इनका गठजोड़ है वो झूठ के ऊपर पलंदा खड़ा है। जब राहुल गांधी जी लाल चौक के अंदर तिरंगा फहराने के लिए गए तो ये पार्टियां कहाँ थी? सब भाग गए। क्यों नहीं आए उनके साथ? उन्होंने 30 पार्टियां श्रीनगर के अंदर बुलाई और 4 पार्टियां उनके साथ सारी आई। ये जो अपोजिशन है, जो इनका गठजोड़ है ना, ये सिर्फ हवाई है। ये सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए गठजोड़ कर रहे हैं, बाकी इनमें कोई ताकत नहीं है, इनमें कोई दम नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 50+ का पार करेगी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर और अपने काम के भरोसे हम 50 पार करेंगे। इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। शुक्रिया बहुत बहुत।